हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जो हमारी आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म फिफ्थ सेम में जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट है उसके यहाँ पर हम 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो गाइस, जो आज का हमारा वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड गाइस, इससे पहले कि मैंने जो भी वीडियो बनाई थी जैसे कि फार्माकोग्नोसी में, तो जैसे भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के बारे में बताया था, सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए सेम इसी तरह वीडियो देखने के लिए। एंड आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे 2 मार्क्स के जितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उनके बारे में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाई प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। तो प्री फार्मुलेशन स्टडीज से आप क्या समझते हैं उसके बारे में इसमें पूछा है। तो प्री फार्मुलेशन स्टडी जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। प्री मीन्स होता है बिफोर एंड फार्मुलेशन मीन्स होता है टू मेक। यानी प्री फार्मुलेशन स्टडी ऐसे स्टडी होते हैं जिसमें हम किसी भी ड्रग की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग से पहले, उसे सिंपली प्री फार्मुलेशन स्टडीज बोलते हैं। मतलब कोई भी न्यू ड्रग अगर डेवलपमेंट होने जा रही है तो उससे पहले उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना प्री फार्मुलेशन स्टडीज कहलाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा है हाउ आर ड्रग्स क्लासिफाई एज पर BCS। मीन्स BCS जो क्लासिफिकेशन है उसमें ड्रग्स किस प्रकार से क्लासिफाई है उसके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म लिख देना है कि BCS जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो डिफरेंट पैटर्न पर डिवाइडेड रहते हैं। उनकी सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी के बेसिस पे ड्रग जो होती है वो डिवाइडेड रहती हैं। यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस होते हैं जैसे कि क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड यहाँ पर जो इसकी सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डिवाइडेड रहते हैं। जैसे कि अगर कोई ड्रग है उसकी सॉल्युबिलिटी हाई है एंड परमेबिलिटी हाई है तो हमारी क्लास फर्स्ट में आएगी एंड उसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिल्सियाजिम। एंड क्लास सेकंड में लो सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी तो उसका एग्जाम्पल हो गया नेप्रोक्सेन। मतलब आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक भी है कि जैसे कि क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है तो आपको ऐसे याद कर लेना है कि जैसे हाई लो एंड परमेबिलिटी में आपको हाई लो लो करके याद कर लेना है। इस प्रकार से याद रखेंगे, आपको एग्जाम्पल बेस में लर्न कर लेने हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। बस आपको इतना ही कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें कि पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ बाइंडर्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। जो बाइंडर्स यूज होते हैं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में उसका क्या रोल है उसके बारे में इसमें बताना है। तो इसमें सिंपली लिखा है कि बाइंडर जो होते हैं वो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसी भी पाउडर सब्सटेंस को आपस में बाइंड करने के लिए, जिससे कि वो एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन करते हैं। वो सिंपली बाइंडर कहलाते हैं। एंड जो बाइंडर होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। जैसे कि वो इंप्रूव करते हैं टैबलेट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है एंड कोहेशन एंड प्लास्टिसिटी जो होती है उसको इंप्रूव करते हैं। तो इसका रोल हो जाएगा। एंड आपको इसका एग्जाम्पल भी लिख देना, जैसे कि लैक्टोल हो गया, मैनिटॉल हो गया, MCC मीन्स माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज होगा, ट्रेगाकान टकेसिया। तो ये हमारे बाइंडर हो जाएंगे एंड इनका रोल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाई ब्लूम स्ट्रेंथ। मतलब ब्लूम स्ट्रेंथ जो होती है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। तो जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है उसे सिंपली ब्लूम वैल्यू के नेम से भी जानते हैं। एंड ब्लूम स्ट्रेंथ जो होते हैं सिंपली कैप्सूल जो होता है उसमें जिलेटिन जो होती है उसकी रिजिडिटी मतलब उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखी गई है कि ब्लूम स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ जेल रिजिडिटी। मतलब जेल जो होता है उसकी रिजिडिटी कितनी है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। इज डिटरमाइंड बाई प्रिपेयरिंग अ स्टैंडर्ड जेल। मतलब स्टैंडर्ड जेल जो होता है उसको प्रिपेयर करके इसको डिटरमाइन किया जाता है। एंड नेक्स्ट लिखा है ब्लूम जीलोमीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम जो जेल की रिजिडिटी होती है किसी भी जिलेटिन फिल्म की उसको डिटरमाइन करते हैं। एंड यहाँ पर फिर जिलेटिन की जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो दी गई है उसकी रेंज, जैसे कि जिलेटिन जो होगी उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ की रेंज होगी 50 to 300। एंड जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होगा उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ होगी 150 to 200। एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होगा उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ होगी 220 to 280। तो ये हमारी ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में कुछ हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें आपको इतना ही कंटेंट लिखना है। एंड ये जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप इस कंटेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम में आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप 2 से 3 बार वॉच कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें पूछा है व्हाट इज अ लाल टेस्ट। मीन्स लाल टेस्ट क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो लाल टेस्ट जो होता है उसका सिंपली फुल फॉर्म होता है
ल्यूमिनस अम्यूबोसाइट लाइसेट टेस्ट, यानी जो लाल टेस्ट होता है वो एक इन विट्रो असे होता है जिसका कि यूज किया जाता है कोई भी इंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया वगैरह जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या ड्रग जो है उसमें प्रेजेंट है या नहीं है उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका सिंपली यूज किया जाता है। अगर इंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होगा तो लाल टेस्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इस प्रकार से लाल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है राइट द मेथड टू ओवरकम टैबलेट डिफेक्ट्स, मतलब ऐसे मेथड के बारे में लिखिए जो कि टैबलेट के डिफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग मेथड दिए गए हैं जो कि टैबलेट के डिफेक्ट को कम करते हैं, जैसे कि मेंटेन डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मतलब डिजायर्ड अमाउंट में मॉइस्चर को आपको मेंटेन करना है। एंड यूज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एजेंट, मतलब जो बाइंडिंग एजेंट है उनको आपको सफिशिएंट अमाउंट में यूज करना है। एंड जो रेट होती है कंप्रेशन की उसको कम करना है। गुड क्वालिटी की पंचिंग मशीन यूज करना चाहिए। तो ये कुछ मेथड हैं जो कि टैबलेट के डिफेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं या फिर उससे कम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें पूछा है व्हाट आर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट, मतलब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट टैबलेट के लिए क्या है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी टेस्ट होते हैं टैबलेट के वो 2 टाइप से होते हैं, एक ऑफिशियल टेस्ट होते हैं, एक नॉन ऑफिशियल टेस्ट होते हैं। तो ऑफिशियल टेस्ट में जैसे कि हो जाएंगे कुछ टेस्ट, जैसे कि डिसोल्यूशन टेस्ट होगा, डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट होगा, ड्रग कंटेंट टेस्ट होगा, वेट वेरिएशन टेस्ट होगा। वहीं पे नॉन ऑफिशियल टेस्ट में थिकनेस टेस्ट होगा, हार्डनेस टेस्ट होगा एंड ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट होगा, जैसे कि आर्डर टेस्ट एंड कलर। तो ये हमारे कुछ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो जाएंगे टैबलेट के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें कि पूछा है डिफाइन डाइल्यूएंट्स एंड ग्लाइडेंट विद एग्जांपल, मतलब डाइल्यूएंट एंड ग्लाइडेंट क्या होता है उसके एग्जांपल के साथ में आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डाइल्यूएंट के बारे में बात करते हैं। तो डाइल्यूएंट जो होते हैं उसे सिंपली फिलर या फिर बल्किंग एजेंट के नेम से जानते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको कि ऐड किया जाता है किसी भी ड्रग की फार्मूलेशन में बल्क जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, मतलब पाउडर जो होता है उसके मास को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिन्हें सिंपली फिलर्स या फिर डाइल्यूएंट के नाम से जानते हैं। एंड इसका एग्जांपल हो जाएगा लैक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, HPMC सॉर्बिटाल, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ग्लाइडेंट जो होते हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जिनको कि यूज किया जाता है पाउडर सब्सटेंस में उनकी फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, उसे सिंपली ग्लाइडेंट बोलते हैं, जैसे कि टाल्क हो गया, स्टार्च हो गया, मैग्नीशियम स्टेरेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। तो ये हमारे ग्लाइडेंट्स हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है या फिर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर हर एक नोट्स वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो उसमें पूछा है राइट द वेरियस डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट, मतलब टैबलेट जो होती है उसके वेरियस डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ डिफेक्ट होते हैं जैसे कि कैपिंग हो गई, चिपिंग हो गई, क्रैकिंग हो गई, लेमिनेशन हो गया, मॉटलिंग हो गई, ब्रीडिंग हो गई, ब्लिस्टरिंग हो गई। तो ये हमारे डिफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर जैसे आपको अगर इसमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लेमिनेशन है, मॉटलिंग है एंड कैपिंग है एंड क्रैकिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको पढ़ लेना। जैसे कि कैपिंग में क्या होता है कि टॉप लेयर जो होती है उससे डिटैचमेंट हो जाता है, मतलब टैबलेट जो होती है उसकी जो टॉप लेयर होती है उसका डिटैचमेंट होने लगता है। एंड चिपिंग जो होती है यही सिंपल इसमें होता है क्या है कि जो टैबलेट जो होता है उसके किनारे जो होते हैं मुड़ने लगते हैं, मतलब ईडेज जो होते हैं टैबलेट के वो डेंटेड हो जाते हैं। एंड क्रैकिंग में जो टैबलेट होती है क्रैक हो जाती है। एंड लेमिनेशन में जो टैबलेट होती है वो 2 से मोर लेयर्स में सेपरेट हो जाती है। एंड मॉडलिंग में आपका कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड ब्लिस्टरिंग जो होती है उसमें अनइवन स्पॉट जो होते हैं उसका डेवलपमेंट होने लगता है। तो आई होप कि आपको ये डिफेक्ट समझ में आ गए होंगे। इनसे क्वेश्चन एक एक भी बन सकता है कि जैसे शिपिंग क्या होती है उसको डिफाइन कीजिए या फिर कैपिंग क्या होती है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसा कि मैंने शॉर्ट में बताया है तो इनको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो उसमें पूछा है व्हाट इज ग्रेनुलेशन, तो ग्रेनुलेशन क्या होती है। ग्रेनुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई सॉलिड पार्टिकल या फिर पाउडर पार्टिकल जो होते हैं वो सिंपली ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे सिंपली ग्रेनुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सॉलिड पार्टिकल है, ये ग्रेन्यूल्स मतलब डिफरेंट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं स्मॉल साइज में उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसे उस प्रोसेस को हम सिंपली ग्रेनुलेशन बोलते हैं। या फिर कोई पाउडर है कि स्मॉल पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स, ये जब ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे तो उस प्रोसेस को ग्रेनुलेशन बोलते हैं, जिसका कि यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल, मतलब कैप्सूल एंड टैबलेट के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो उसमें पूछा है डिफाइन पैलेट्स, मतलब पैलेट्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो जो पैलेट होते हैं वो स्मॉल स्फेरिकल सेमी स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स होते हैं जिनका कि यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। एंड पैलेट्स जो होते हैं वो फाइन पाउडर से मिलकर बने होते हैं एंड इनका यूज किया जाता है कैप्सूल को फिल करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में दिया है कि एपीआई होगी एंड एक्सिपिएंट होंगे, ये जब आपस में मिलेंगे तो एक पैलेट का फॉर्मेशन करेंगे जो कि स्मॉल स्फेरिकल शेप में होंगे या फिर सेमी स्फेरिकल शेप में होंगे,
फिर इनको हम कैप्सूल के अंदर फिल करते हैं, तो उसे ही सिंपली पेलेट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो उसमें पूछा है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी इन द पैरेंटल प्रोडक्ट्स। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको लिखना है। मतलब कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका की कंसंट्रेशन जो होता है वो सेम होता है, मतलब टोनिसिटी जो होती है उनकी सेम होती है हमारे बॉडी फ्लूइड की तरह, तो उसे सिंपली आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड पेरेंटल प्रोडक्ट जो है वो होने चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, प्लाज्मा जो है हमारा ह्यूमन का, उसके आइसोटोनिक होने चाहिए, जिससे कि जो टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाते हैं उससे वो अवॉइड कर सके, या फिर हमारे बॉडी जो है उसके लिए ड्रग जो है कंफर्टेबल हो सके, इसलिए इसका हम यूज करते हैं, मतलब आइसोटोनिसिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट की आइसोटोनिसिटी सेम नहीं होगी हमारे बॉडी फ्लूइड की तरह, तो वो इरिटेशन काज कर सकते हैं, उसके साथ अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन में इतना ही आपको इस आंसर लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जिसमें कि पूछा है डिफाइन एसपीएफ, यानी एसपीएफ को डिफाइन करना है क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ के जानना है। तो एसपीएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है एसपीएफ का। यानी एसपीएफ इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ सनस्क्रीन विल प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सनलाइट और यूवीबी रेज। मतलब ये मेजर करता है कि कितने अमाउंट में जो सनस्क्रीन है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्किन को सनलाइट से, या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं। ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या सनलाइट होते हैं क्या करते हैं, सनबर्न काज कर सकते हैं, या फिर डैमेज स्किन जो है उसको डैमेज कर सकती हैं, या फिर कैंसर भी काज कर सकती हैं। तो वही सन प्रोटेक्शन फैक्टर है कि हमारी क्रीम जो है उसको कितने अमाउंट में वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं सनलाइट को, तो यही सिंपली एसपीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो उसमें पूछा है, डिफाइन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड डिस्कस अबाउट देयर इवैल्यूएशन टेस्टेस। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में लिखना है, एंड उसके जो इवैल्यूएशन टेस्टेस होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो सिंपली आपको पता होगा कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो होते हैं वो ऐसी ड्रग्स होते हैं जिनका की यूज किया जाता है आई की सरफेस जो होती है एक्सटर्नल उस पर अप्लाई करने के लिए, तो उसे सिंपली ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बोलते हैं, जैसे कि आई ड्रॉप हो गई, आई ऑइंटमेंट होंगे। तो ये सिंपली ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के एग्जांपल हो जाएंगे एंड इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एंड अब हम बात करते हैं इसके इवैल्यूएशन टेस्टेस के बारे में। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेस्टेस होते हैं जिनका की यूज किया जाता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने के लिए, जैसे कि डिटरमाइन मेटल पार्टिकल इन ड्रग, मतलब कोई ड्रग है उसमें मेटल पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं है उसको डिटरमाइन करना, या फिर लीकेज टेस्ट हो गया, मतलब कोई ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है तो वो लीकेज तो नहीं कॉज कर रहा है जिसमें हमने पैक किया उसको, एंड क्लैरिटी टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट, विस्कोसिटी, पीएच, ये सब टेस्ट हो जाएंगे जिसके थ्रू हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स बस आपको समझ समझ के ही क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना है, ऐसा नहीं कि आप रट के जाते हैं, रट जाने के बाद वहां पर जब लिखने बैठते हैं तो आप भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो उसमें पूछा है, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। तो पेरेंटल प्रिपरेशन जो होती है उसके कुछ एडवांटेज एंड कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि उसके एडवांटेज क्या होते हैं, इट कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पर्सन, मतलब कोई पर्सन अगर बेहोश है तो उसको हम दे सकते हैं, एंड इसका यूज इमरजेंसी में करते हैं, इसका एडवांटेज है। एंड इसमें जो एक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, जैसे कि मतलब हमने किसी भी इंजेक्शन को लगाया तो उसका एक्शन जो होगा तुरंत प्रोड्यूस होगा, तो इसके एडवांटेज हो जाएंगे। एंड डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे कि पेनफिल होता है, उसमें दर्द होने लगता है, एक्सपेंसिव मतलब महंगे भी होते हैं, एंड ट्रेंड पर्सन जो होते हैं उसकी नीड होती है, मतलब हर कोई इसको नहीं लगा सकता, एक जो ट्रेंड पर्सन है वो भी इसको यूज कर सकता है, तो इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें पूछा है, डिफाइन एरोसॉल्स। तो एरोसॉल जो होते हैं उसको डिफाइन किया गया है कि मतलब एक प्रेस्क्राइब्ड पैकेज होते हैं जिसमें कि थेराप्यूटिक एक्टिव ड्रग जो होती है वो कंसिस्ट रहती है, जो कि डिजॉल्व या फिर सस्पेंड रहती है कंप्रेस्ड या लिक्विफाइड गैसेस में, उन्हें सिंपली एरोसॉल्स बोलते हैं। इसे सिंपली प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे कि नेचुरल एरोसॉल्स में हो जाते हैं डस्ट एंड स्मोक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस प्रकार से एरोसॉल का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कंटेनर है, इसमें जो हमारी ड्रग होगी फिल होगी, एंड प्रोपेलेंट्स जो होंगे वो फिल होंगे, जो कि यहाँ पर प्रेशर जनरेट करेंगे, एंड जब हम इसको पुल करेंगे तो यहाँ से हमारी जो ड्रग है वो स्प्रे के फॉर्म में बाहर एक्सट्रैक्ट आउट होगी। तो ये हमारे एरोसॉल्स होते हैं जिसमें कि लिक्विड एंड गैस का सस्पेंशन फिल होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो इसमें पूछा है, डिफाइन टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग, मतलब टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग जो होती है एक स्पेशल टाइप की पैकेजिंग होती है जिसका की यूज किया जाता है कंटेनर को क्लोज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एविडेंट सेल। मतलब जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो एल्युमिनियम फॉइल एक लगी होती है कवरिंग, उसे सिंपली टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग के नेम से जानते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें पूछा है व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग टाइप के ग्लास हैं जिनका यूज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग में किया जाता है, जैसे कि टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप सेकंड हो गया, टाइप थर्ड हो गया, टाइप फोर्थ हो गया। तो टाइप फर्स्ट में हमारे ग्लास आएंगे जैसे कि बोरोसिलिकेट ग्लास हो गया। टाइप सेकंड जो ग्लास होता है उसे सिंपली ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं। एंड टाइप थर्ड में सोडा लाइम ग्लास आता है। एंड टाइप फोर्थ में जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास आता है। तो ये कुछ प्रकार के ग्लास होते हैं जिनका यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैकेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो उसमें पूछा है व्हाट आर ब्लिस्टर पैकेज। तो मतलब ब्लिस्टर पैकेज क्या होता है उसके बारे में लिखना है। ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है वो कंपोज होती है एक बेस लेयर से जिसमें कि कैविटीज होते हैं जिन्हें कि ब्लिस्टर बोलते हैं, जो कि ड्रग होते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसको होल्ड करने का वर्क करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि स्ट्रिप पैकेट होते हैं जैसे कि टैबलेट वगैरह जिसमें पीसीएम टैबलेट्स आती है। एक होती है ब्लिस्टर पैकेजिंग जिसमें कि कैविटीज होते हैं जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको होल्ड करने का वर्क करते हैं। दीज आर मोर रिजिड देन स्ट्रिप पैकेजेस, मतलब स्ट्रिप पैकेजेस जो होते हैं उनसे रिजिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो उसमें पूछा है एक्सप्लेन डिफरेंट एडिटिव्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर क्लोजर। मतलब रबर क्लोजर जो होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के एडिटिव यूज होते हैं उनके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ 7 टाइप के एडिटिव यूज होते हैं जैसे कि वल्कनाइजिंग एजेंट्स होंगे, एसिलरेंट्स होंगे, एक्टिवेटर्स हो गए, फिलर्स हो गए, सॉफ्टनर्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए। तो ये कुछ एडिटिव्स होते हैं जिनका कि यूज किया जाता है रबर क्लोजर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 20 समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा है राइट डाउन द सिग्निफिकेंस कैरिंग आउट प्री फार्मुलेशन स्टडी। मतलब प्री फार्मुलेशन स्टडी जो करते हैं उसके सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग सिग्निफिकेंस या फिर एप्लीकेशन है जिसका कि हम प्री फार्मुलेशन करते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, मतलब जो ड्रग कैंडिडेट या फिर एक्सिपिएंट है उसका सिलेक्शन में इसका हम यूज करते हैं। एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट हो गई, बायोअवेलेबिलिटी एनहेंसमेंट हो गई, एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी हो गई, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये कुछ हमारे प्री फार्मुलेशन स्टडी जो होती हैं उसके सिग्निफिकेंस हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है डिफाइन द रोल ऑफ पीके वैल्यू इन प्रेडिक्टिंग द सॉल्बिलिटी प्रोफाइल ऑफ ड्रग। मतलब पीके वैल्यू जो होती है उसको डिफाइन करना है आपको सिंपली। तो पीके वैल्यू जो होती है किसी भी सब्सटेंस की वो नेगेटिव लॉगरिथम होती है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का, जो कि के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है पीएच का, जिसपे कि ड्रग जो होती है वो मॉलिक्यूल वो एग्जिस्ट करते हैं 50-50 रेशियो में। मतलब आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें ही सिंपली हम पीके वैल्यू बोलते हैं। ये फिर पीके वैल्यू जो होता है वो पीएच को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 50-50 रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है कि C3COOH जो होगा अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगी एंड इसका जब आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्जन होगा तो यहाँ पर 50-50 प्लस में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो यही सिंपली पीके वैल्यू होती है। जैसे कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो होगी वो लिपिड सॉल्युबल होगी, मतलब लाइपोफिलिक इन नेचर होगी, जिसके थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। एंड आयोनाइज्ड फॉर्म जो होगी वो वाटर सॉल्युबल होगी जो कि हाइड्रोफिलिक होगी, जो हाइड्रोफिलिक होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें पूछा है क्लासिफाई टैबलेट। मतलब टैबलेट जो होते हैं उनको क्लासिफाई करना है। तो टैबलेट जो होते हैं एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं जो कि कंटेन करते हैं मेडिसिनल सब्सटेंस को विद और विदाउट सुटेबल डायलुएंट्स, जिसमें कि डायलुएंट हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं, जिनको कि प्रिपेयर किया जाता है या फिर कंप्रेशन या मॉडलिंग मेथड के थ्रू, इन्हें सिंपली टैबलेट बोलते हैं। पहले आपको इसकी डिफिनेशन लिख देनी है कि टैबलेट क्या होता है, फिर आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। डायरेक्टली आपको क्लासिफिकेशन नहीं लिखना है। इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर जो होता है उसका इंप्रेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि टैबलेट जो होते हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं जिसमें कि वो डिवाइडेड रहते हैं। सबसे फर्स्ट है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, सेकंड है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, थर्ड है एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, फोर्थ है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन। तो यहाँ पर फर्स्ट जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जैसे कि टैबलेट इंजेस्टेड ओरली इसमें आ जाती है कंप्रेस टैबलेट होंगी, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स होंगी, इंटेरी कोटेड टैबलेट्स होंगी, शुगर कोटेड टैबलेट्स होगी, फिल्म कोटेड टैबलेट्स होगी, चूएबल टैबलेट्स होगी। एंड यहीं पर टैबलेट यूज इन ओरल कैविटीज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जैसे कि बक्कल टैबलेट्स होगी, सबलिंगुअल टैबलेट्स होंगे, ट्रॉचेस एंड लॉजेंजेस होंगे, डेंटल कोन्स होंगे। एंड एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट में जैसे कि इम्प्लांटेशन टैबलेट होंगी, वेजाइनल टैबलेट्स होंगी। एंड डी जो मतलब 4 क्लास होती है उसमें टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन जैसे कि इफ्रीविसेंस टैबलेट होंगे, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स होंगी,
हाइपोडर्मिक टैबलेट होंगी, टैबलेट ट्रैचुलेट्स। तो ये कुछ टैबलेट का क्लासिफिकेशन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो इसमें पूछा है, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ इंटेरिक कोटिंग टैबलेट। मतलब इंटेरिक कोटिंग जो होती है उसके बारे में लिखना है। एंड इसका कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको इंटेरिक कोटिंग जो होती क्या है उसके बारे में लिखना है। तो ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि कोटेड की जाती हैं इंटेरिक कोटेड मटेरियल के थ्रू, जैसे कि पॉलीमर्स होंगे, जो कि प्रिवेंट करते हैं किसी भी टैबलेट को स्टमक में डिजॉल्व होने से। लेकिन वो टैबलेट जो होती हैं वो इंटेस्टाइन पीएच जो होता है उस पर डिजॉल्व होती है। मतलब एसिडिक पीएच जो होती है उस पर डिजॉल्व नहीं होती हैं। एंड बेसिक पीएच जो होता है हमारे इंटेस्टाइन का उसमें डिजॉल्व होते हैं। इन्हें सिंपली इंटेरिकोटेड टैबलेट के नाम से जानते हैं। एंड इसका कंपोजिशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका कि इंटेरिकोटिंग में यूज किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पथैलेट HPMCP हो गया। एंड पॉलीविनाइल एसीटेट पथैलेट, डाईइथाइल पथैलेट, सेलुलोज एसीटेट पथैलेट। ये सब्सटेंस होते हैं जिनसे कि जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट की जाती है, मतलब इनसे कंपोज्ड होते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन जो उसमें पूछा है, डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। यानी हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है उनके बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। फ्रेंड्स ये जो कंटेंट है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड यही कंटेंट सेम आपको एग्जाम में लिख देना है, जो कि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आप एक दो बार पढ़ते हैं इसको तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के डिफरेंस में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में लिखना है कि जो हार्ड जिलेटिन होते हैं उसमें 2 सेपरेट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बॉडी हो गया, कैप हो गया। लेकिन जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। जैसे एग्जांपल में एमोक्सिसिलिन कैप्सूल होगा, तो आप देख रहे होंगे जैसे कि कैप्सूल है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, जिसमें कि बॉडी पार्ट होता है जो कि लॉन्ग होता है एंड एक कैप होता है जो कि शॉर्ट होता है। तो ये सिंपली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। एंड ये सिलिंड्रिकल शेप में भी होता है। एंड नेक्स्ट है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है वो केवल वन पीस में प्रेजेंट रहता है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं होता है। एंड ये अवेलेबल होता है राउंड शेप में, ओवल शेप में एंड ट्यूबुलर शेप में। जैसे कि विटामिन कैप्सूल जो होते हैं वो सिंगल कैप्सूल के आते हैं, जिसमें कि लिक्विड वगैरह या फिर सेमी सॉलिड मास फिल रहता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस प्रकार से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हो जाएगा। एंड जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसमें जो हमारे प्लास्टिसाइजर होते हैं उनका रेशियो बहुत ही कम होता है, मतलब लेस अमाउंट में प्लास्टिसाइजर यूज होते हैं, इसलिए हार्डनेस इनकी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं इसमें प्लास्टिसाइजर जो होते हैं वो मोर अमाउंट में यूज होते हैं, इसलिए सॉफ्ट होते हैं। मतलब जितना ही ज़्यादा प्लास्टिसाइजर यूज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे कैप्सूल सॉफ्ट होंगे। इसका कुछ रेशियो है, जैसे कि प्लास्टिसाइजर का रेशियो है 0.4:1 में हमारे जो प्लास्टिसाइजर यूज होते हैं वो हार्ड जिलेटिन में होते हैं, मतलब कम रेशियो होता है। और सॉफ्ट जिलेटिन जो होता है इसमें प्लास्टिसाइजर 0.8:1 में यूज होते हैं। मतलब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं इनमें रेशियो ज़्यादा होता है प्लास्टिसाइजर का, इसलिए सॉफ्ट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अरे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसमें पूछा है हाउ द साइज ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल जो है उसके साइज के बारे में सिंपली आपको लिखना है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के कैप्सूल के साइज हैं जिनको कि उसके वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो कैप्सूल के साइज होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जिसमें कि 000 हो गया, 00 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5। एंड वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 1.36 ml इसमें होता है, जो कि 000 का होता है। मतलब जो 000 होता है बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट कैप्सूल होते हैं, एंड जो 5 होता है स्मॉलेस्ट कैप्सूल होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा लार्जेस्ट एंड कौन सा स्मॉलेस्ट होता है। मतलब जो भी कैप्सूल लार्जेस्ट होगा उसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब इसमें वॉल्यूम की कैपेसिटी आप देख रहे होंगे कि 0.36 है। एंड जो 5 वाला है स्मॉलेस्ट है तो इसमें 0.13 ml है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से इसकी कैपेसिटी कुछ हो जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जिसमें कि पूछा है मेंशन द लिमिटेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। मतलब पेरेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं उसकी लिमिटेशन के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन या फिर उसे डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। तो इंजेक्टेबल ड्रग जो होती है वो एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगी होते हैं, इसलिए उनको इंस्ट्रूमेंट जो होती है उसकी नीड होती है, जैसे कि सिरिंज वगैरह होते हैं। एंड नेक्स्ट है नीड स्किल्ड पर्सन, मतलब ट्रेंड जो पर्सन होता है उसकी नीड होती है, इसका लिमिटेशन हो गया। फिर डिसएडवांटेज हो गया, अगर कोई ड्रग आप एक बार ले लेते हैं या फिर किसी को एक बार पेरेंटल प्रोडक्ट जो है इनको दे देते हैं, फिर अगर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो गया है या फिर पॉइजनिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब इनकी एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं उसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जिससे कि फिर डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड इसमें जैसे कि चांसेस ऑफ पेन होने के चांस रहते हैं, इंजरी होने के चांस रहते हैं जहाँ पर हमने इंजेक्शन दिया है। एंड स्टेरिलाइजेशन जो होता है रिक्वायर्ड होता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज या फिर इसकी लिमिटेशंस हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो इसमें पूछा है डिफाइन लायोफिलाइजेशन। तो लायोफिलाइजेशन जो होता है उसे सिंपली फ्रीज ड्राइंग के नेम से जानते हैं। लायोफिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि वाटर जो होता है किसी भी मटेरियल से उससे रिमूव किया जाता है फ्रीजिंग करके। उसमें मतलब वैक्यूम जो होता है उसके अंदर उसको प्लेस किया जाता है, फिर उस मटेरियल जो होगा उसमें से वाटर कंटेंट जो होगा उसको रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस को सिंपली लायोफिलाइजेशन कहते हैं, या फिर इसे सिंपली बोल सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय फ्रीजिंग द सॉल्वेंट। मतलब किसी भी सॉल्यूशन से सॉलिड कंपोनेंट जो है उनको सेपरेट करना, फ्रीजिंग उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाकर, यही सिंपली लायोफिलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो इसमें पूछा है स्टेट द कंपोजिशन पैरामीटर्स ऑफ सनस्क्रीन। मतलब सनस्क्रीन जो होते हैं उसके कंपोजिशन पैरामीटर के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको सनस्क्रीन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो सनस्क्रीन जो होता है सिंपली सन ब्लॉक के नेम से जानते हैं, मतलब सन की रेडिएशन जो होते हैं उनके ब्लॉक कर देती है। सनस्क्रीन जो होती है एक टॉपिकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं स्किन को सनबर्न या फिर स्किन कैंसर से सन रेडिएशन या फिर यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करके अपना वर्क करती हैं। एंड इसका कंपोजिशन जैसे कि ये कुछ इंग्रेडिएंट्स कंटेंट करते हैं, जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड होगी, जिंक ऑक्साइड होगी। एंड कुछ अदर इसकी फॉर्मुलेशन में भी यूज होते हैं, जैसे कि मिथाइल सैलिसिलेट हो गया, ग्लिसरीन हो गया, बोरेक्स हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, परफ्यूम्स होंगे। तो ये कुछ कंपोजिशन हो जाते हैं जो कि सनस्क्रीन में यूज किए जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जो है इसमें पूछा है डिफाइन प्रोपेलेंट्स। मतलब प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। प्रोपेलेंट जो होते हैं वो एक सबस्टेंस होते हैं जिनको कि एरोसॉल जो होते हैं उसमें ऐड किया जाता है प्रेशर को डेवलपमेंट करने के लिए। जो प्रोपेलेंट होते हैं वो एक सबस्टेंस होते हैं जिनको कि ऐड किया जाता है एरोसॉल्स में एक फोर्स को डेवलप करने के लिए, जिससे कि जो हमारी ड्रग या फिर प्रोडक्ट है एरोसॉल के अंदर वो बाहर आसानी से आ सके। जब हम कंटेनर के वॉल को ओपन करें तो उसे सिंपली प्रोपेलेंट्स बोलते हैं। एंड इनका यूज किया जाता है डिलीवर फार्मुलेशन इन द प्रॉपर फॉर्म। मतलब कोई फार्मुलेशन है किसी भी एरोसॉल्स में तो उसको प्रॉपर फॉर्म में वो बाहर निकाल सके इसके स्प्रे के फॉर्म में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर इसका एग्जांपल है लिक्विफाइड गैस होंगी जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होंगी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे। एंड कंप्रेस्ड गैस में जैसे कि नाइट्रोजन होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड होगी। तो ये कोई 30 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड गाइज इसी तरह वीडियो देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।